नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार व लवण। सबसे पहले तो हम सब जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो और जो टीचर्स हैं वो, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्राचार्य हैं श्री रामनिवास जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए एक जो ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप में सभी बच्चों को जोड़ करके जो क्लासें लगाई हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। वो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, तो हम सब एक बार उनका धन्यवाद करते हैं। और यही नहीं, वो इन जो भी हम वीडियो जो ग्रुप में डालते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल डालते हैं, वो सब वो स्वयं देखते हैं और समय समय पर हमें दिशा निर्देश भी देते हैं। और जिसका मटेरियल कम डल रहा होता है या जो कम क्लासें ले रहा है, वो उनको फ़ोन करके बार बार कहते भी हैं कि आप अपनी क्लास और लें, होमवर्क ज़्यादा दें। तो वो इस पूरे ग्रुप पर निगरानी रखते हैं और जो भी दिशा निर्देश होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वो हमें बताते हैं। तो आप सब उनका धन्यवाद करें और जो दिशा निर्देश या जो बातें वो बताते हैं ग्रुप में, जो आपको बताई जाती हैं, आप सब उनका पालन करें। तो हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब अम्ल या क्षार को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है। अम्ल हमारे पास ये है HCl अम्ल है, इसको हमने पानी में डाल दिया तो ये बन जाएगा H3O + Cl, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पानी में डाल दिया तो पानी में डालने के बाद ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी के अंदर हम HCl डालते हैं तो इसमें H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अम्ल को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं। H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं और हाइड्रोनियम या H पॉजिटिव आयन होते हैं। इसी तरह से ही जब हम, हमारे पास ये है NaOH, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Na पॉजिटिव + OH नेगेटिव में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका मतलब जब हम क्षार को पानी के अंदर डालते हैं, क्षार को पानी में मिलाते हैं तो OH नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, जब हम अम्ल को पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं, और जब क्षार को पानी में डालते हैं तो OH नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं। अब 2-3 प्रश्न आते हैं इसी से जुड़े हुए हैं कि जो अम्ल है ये शुष्क अवस्था में हो, मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यदि ये शुष्क अवस्था में होगा तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, यानी अम्ल का जलीय विलयन है वो ही विद्युत का चालन करता है। क्यों? यानी अम्ल को जब हम पानी में डालेंगे तो ही यह विद्युत का चालन करेगा। तो प्रश्न ये आता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन क्यों करता है। यानी शुष्क अवस्था में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, जब उसको हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें विद्युत का चालन होता है, यानी अम्ल के जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन होता है। क्यों होता है, प्रश्न ये आता है। तो क्यों होता है, इसका उत्तर ये है
कि जब हम अम्ल को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं, और ये जो आयन उत्पन्न होते हैं, ये जो फ्री आयन होते हैं, ये करंट को, चार्ज को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो आयनों में बटा हुआ होता है, आयनों में टूट जाता है और वो H पॉजिटिव आयन बनाता है, और H पॉजिटिव आयन फ्री आयन होने के कारण ही उसके अंदर विद्युत का चालन होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है यहाँ कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो शुष्क लिटमस पेपर है, यानी हमारे पास शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सूखा हुआ, और इसके साथ हम लिटमस पत्र, शुष्क लिटमस पत्थर इसके साथ लगाएं या इसके अंदर डालें या इसे क्रिया करवाएं या इसके देखें तो उसका रंग है वो परिवर्तित नहीं होता। यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता। क्यों नहीं करता प्रश्न ये आता है, तो वही बात है क्योंकि ये शुष्क अवस्था में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करता, और H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करने के कारण ही यह अम्लीयता के गुणों को नहीं दर्शाता। अम्लीयता के गुणों को नहीं दर्शाने के कारण लिटमस के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक सुन लीजिए कि जो शुष्क अम्ल जो होता है वो लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करता और वह अम्लीयता के गुणों को नहीं दर्शाता, इसलिए यह जो है वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता। अब ये हमारे पास पानी है, हम पानी के अंदर अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं, अम्ल या क्षार मिलाते हैं, यानी HCl या NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये HCl अम्ल है। जब हम पानी में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, यानी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो कम हो जाती है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये है एक गिलास शिकंजी का हमने बढ़ाया है, इसके अंदर नमक है, नींबू है और इसके अंदर चीनी है, ये हमारे पास शिकंजी है। जब हम एक गिलास इस शिकंजी को पूरे मटके के अंदर डालते हैं, पूरे मटके के अंदर डालते हैं तो इनकी जो शिकंजी की जो मात्रा है, इसके अंदर नमक है और जो चीनी है और नींबू है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी इसकी सांद्रता, शिकंजी की सांद्रता है वो कम हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से ही जब हम क्योंकि ज़्यादा पानी मिलाते जाएंगे तो OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कम बनते जाएंगे, यानी कम इनकी सांद्रता कम हो जाएगी, कम बढ़ेंगे। तो जब जल में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं, यानी डाइल्यूशन कहते हैं। अब तनुकरण क्रिया क्या होती है, तनुकरण प्रक्रिया क्या होती है, उसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब पानी के अंदर अम्ल मिलाया या क्षार मिलाया जाता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इनकी मात्रा कम हो जाती है, और इसे हम कहते हैं तनुकरण। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। जब पानी में अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कम हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, प्रश्न ये आता है कि ये हमारे पास 2 गिलास है, इसके अंदर तो हमने ले रखा है पानी, इसके अंदर ले रखा है हमने अम्ल। तो पानी को अम्ल में डालना चाहिए या अम्ल को पानी में डालना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि अम्ल को
तनुकृत करते समय यह क्यों सलाह दी जाती है कि अम्ल को पानी में डालना चाहिए, न कि पानी को अम्ल में डालना चाहिए। ठीक है, प्रश्न ये आता है। तो अब मान लो इसमें अम्ल की सांद्रता ज्यादा है और इसमें पानी की सांद्रता ज्यादा है। जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, तो पानी की मात्रा तो कम होती है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये पानी के साथ क्रिया करके और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है, इससे ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये जो ग्लास या जो बर्तन हमने ले रखा है, जो बीकर हमने ले रखा है, उसके एक तो टूटने का भय रहता है, दूसरा ये बहुत तेज गति से रिएक्शन होती है और ये एकदम बाहर निकलता है। तो जो प्रयोग हम कर रहे हैं ये हमारे चेहरे पर गिर सकता है, हाथों पर गिर सकता है, तो इससे जलन होगी। दूसरा इसमें आग भी लग सकती है, आग लग जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल में पानी डालते हैं तो पानी की मात्रा तो कम होती है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसमें बहुत तेज गति से क्रिया होती है और वो ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है, जिससे ऊष्मा निकलती है। ये बीकर या ग्लास टूट सकता है और ये अचानक तेज गति से बाहर निकलता है, या हमारे चेहरे पर गिर सकता है, हाथों पर गिर सकता है, इससे कोई घटना हो सकती है। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि अम्ल को पानी में डालते हैं। तो अम्ल को पानी में डालते हैं तो यहाँ मैंने पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी पानी की सांद्रता ज्यादा है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालते हैं तो ये इसके अंदर इसकी सांद्रता मिलती चली जाती है, यानी इसमें पानी जाता है और अम्ल कम है, इसलिए यह क्रिया तेज गति से नहीं होगी और यह हानिकारक भी नहीं होगी। तो प्रश्न ये आता है कि पानी को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। क्योंकि जब हम अम्ल में पानी डालते हैं तो अम्ल की सांद्रता ज्यादा होती है और पानी कम होता है, इसलिए यह क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तेज गति से होती है और ये नुकसानदायक होती है। इसलिए हमें अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। अब ये आता है कि क्या हमारे पास कोई विलयन है, क्या हम उसके अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं? भाई हमारे पास कोई विलयन है तो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं क्या इसमें OH या H पॉजिटिव आयन की सांद्रता किसमें ज्यादा और किसमें कम है, या कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो हाँ, हम इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमने एक सार्वत्रिक सूचक बनाया है। सार्वत्रिक सूचक होता है सार्वत्रिक सूचक, यह कई तरह के सूचकों से मिलकर बनाया जाता है। कई प्रकार के सूचक इसमें मिलाते हैं तो यह सार्वत्रिक सूचक बनता है। और जब इस सार्वत्रिक सूचक को अलग अलग H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता वाले विलयन में डालते हैं तो यह अलग अलग तरह के कलर को प्रदर्शित करता है। यानी हमारे पास जो विलयन है उसके अंदर जब हम सार्वत्रिक सूचक डालते हैं तो वो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन में अलग अलग तरह के कलर को, रंग को प्रदर्शित करता है। तो अब हमारे पास एक स्केल होता है जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक है या इसमें OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक है, या H पॉजिटिव आयन की कम है या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कम है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन हमारे पास, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको हम पीएच स्केल कहते हैं।
तो ये एक पीएच स्केल होता है इस तरह से। पी का अर्थ होता है उषांश। यह एक जर्मन शब्द है उषांश पी, जिसका मतलब है शक्ति, यानी यह अमल और क्षार की शक्ति को बताता है पीएच स्केल। तो जो पीएच स्केल होता है उस पर 0 से 14 तक निशान होते हैं, 0 से 14 तक अंकित होता है। इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। इसमें ये जो 7 है ये होता है उदासीन, यानी जिसका पीएच 7 होता है वो विलयन उदासीन होगा। अब उदासीन विलयन का उदाहरण क्या है? शुद्ध जल। क्या है? शुद्ध जल। शुद्ध जल जो आसूत जल होता है, जिसके अंदर कोई खनिज पदार्थ या कोई खनिज लवण नहीं मिले होते, जो शुद्ध जल होता है, जो आसूत जल होता है, वो उदासीन होता है, उसका पीएच 7 होता है। यानी कोई भी विलयन जिसका पीएच 7 होगा तो इसका मतलब उदासीन है, वो ना अम्लीय है और ना वो क्षारीय है। अब यहां से जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। और जिसकी H पॉजिटिव आयन अधिक, यानी H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक होगी, वह उतना ही H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वह उतना ही क्या होगा? अम्ल होगा, उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। उतना ही प्रबल वो अम्ल होता है। अब 7 से हम जैसे इधर जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाती है, यानी और ये उल्टा होता है, जिसका पीएच कम होता है वो ज्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। इसका मतलब एक जिसका पीएच होगा, मान लो किसी का पीएच है 2 और किसी विलयन का पीएच है 6, तो इसमें कौन सा अधिक अम्लीय होगा? ये अधिक अम्लीय होगा। इसका मतलब होगा जिसका पीएच कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो पीएच कम होता जाता है, और पीएच कम होने की वजह से H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है और वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। यानी ये कम अम्लीय होगा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा अम्लीय, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, इस तरह से। यानी जैसे जैसे हम इधर आएंगे पीएच का मान कम होगा और अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे तो पीएच का मान बढ़ेगा। पीएच का मान बढ़ने से OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी और जितना हम इधर जाएंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी इधर क्षार के गुण बढ़ेंगे और इधर अम्लीयता के गुण बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे अम्लीयता कम होती चली जाएगी और 7 पर आते ही वो ऐसा हो जाएगा, ना तो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। 7 से जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो क्षारीय होता चला जाएगा। इससे नीचे आएंगे उतना ही वो कम क्षारीय होगा और अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। ये उदासीन होता है 7। और इधर आते हैं
तो पीएच मान कम होता है, पीएच मान कम होता है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है और ये ज्यादा अम्लीय होता है। उधर जाने से OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है और उतना ही ज्यादा वो क्षारीय होता है। अब हम पढ़ते हैं परबल अम्ल और परबल क्षार के बारे में। परबल अम्ल, परबल अम्ल वो होते हैं जो पानी में मिलाने से अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। यानी परबल अम्ल वो होंगे जो अधिक H पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जो विलयन या जो अम्ल पानी में मिलाने से अधिक H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। और जो कम H पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी प्रश्न यह है कि परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो परबल अम्ल वो होते हैं जो पानी में, वे अम्ल जो पानी में मिलाने से अधिक H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं उसको हम परबल अम्ल कहते हैं। और वो अम्ल जो पानी में मिलाने से कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो परबल अम्ल जो होते हैं उनके उदाहरण हैं हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये तीन अम्ल हैं, ये परबल अम्ल है। HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों। और दुर्बल होगा HCOOH एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये दुर्बल अम्ल। इसी तरह परबल क्षार होते हैं, यानी जो पानी में मिलाने से अधिक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न बनाएंगे, अधिक बनाएंगे, वो परबल क्षार होंगे। ठीक है, वो क्षार जो पानी में मिलाने से अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं वो परबल क्षार होते हैं। और जो पानी में मिलाने से कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, ये क्या है? ये परबल क्षार है, ये दोनों परबल क्षार है। ठीक है, अब कई बार एक नंबर वाले में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो आपके इसमें जो दे रखे हैं सिरका, नींबू, दही, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका में होगा एसिटिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चींटी के डंक में इथेनोइक अम्ल, और टमाटर में ओक्जेलिक, ये होते हैं। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि सिरका में, नींबू में, दही में, संतरा में, इमली में, सेब में, चींटी में कौन सा इनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है।